नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए और फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। अभी कराची में आरजू राजा केस की गर्द थमी नहीं थी कि लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में एक इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। इस वाकये में एक 13.5 साल की लड़की की मां ने थाने में दरखास्त दी कि उसकी बेटी के साथ रेप किया जा रहा है, और जब मुलजिम के खिलाफ सेशन कोर्ट में मामला गया तो सेशन कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिसके ऊपर मुलजिम ने जमानत करवा ली। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और इससे पहले कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता, उसी मुलजिम ने उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ जिसके साथ उस पर रेप का इल्जाम था, घर में अकेले उसे उठाकर निकाह कर लिया, और उस बच्ची को धमकी दी गई कि अगर तुमने इस निकाह को ओन ना किया तो हम तुम्हारी बकिया 2 बहनों को और मां को कत्ल कर देंगे। जिसके बाद पुलिस भी पीछे हो गई, जिसके बाद उस लड़की के ऊपर जो रेप का मुकदमा जिसकी वजह से दायर किया गया था, उस लड़की ने जब अपना मुद्दा वापस ले लिया तो पाकिस्तान का पूरा निजाम इंसाफ जो है खड़ा तमाशा देखता रहा। खुद नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक उस बच्ची की उम्र निकाह के दिन 15 साल 8 माह और 22 दिन थी, और सिर्फ पंजाब के अपने कानून के मुताबिक 18 साल कम से कम लड़के की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए, और 16 साल कम से कम लड़की की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का निजाम इंसाफ उस बच्ची को, उसकी मां को और उसकी बहनों को इंसाफ देने में कुल्ली तौर पर नाकाम हो चुका है। इस अफसोसनाक वाकये, इससे जुड़े जो मुआशरती डायनेमिक्स है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे निहायती मोहतरम एजाज आलम ऑगस्टीन साहब, सूबाई वजीर हैं, इंसानी हुकूक और अकलियती उमूर के, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सरदार अकबर अली डोगर साहब, मारूफ माहिर कानून है। सरदार साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि एक जुवेनाइल की जो शादी है उसके में अगर एक लड़की, खासतौर पर मुतासरा लड़की, ये बयान दे कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है, तो क्या कोर्ट उस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है? अब जुवेनाइल वाली बात जो आपने की है, इसमें जो आपके केस में ये है कि उसकी उम्र है 15 साल और तकरीबन 9 माह, 16 साल तक की परमिशन है। और इसमें एक ये भी चीज है कि डी.एफ. मुल्ला की किताब है, उसका सेक्शन है 251, जिसमें प्यूबर्टी जो है ना, वो शादी कर सकती है। अगर बालिग है कोई लड़की तो वो शादी कर सकती है। किताब है? मोहम्मदन लॉ है, ठीक है। मोहम्मदन लॉ में सेक्शन 251 है, जिसके मुताबिक क्राइटेरिया ये है कि वो प्यूबर्टी जब होती है, जब बालिग होती है कोई लड़की, तो वो शादी कर सकती है। अब एक तो जब पीरियड्स आए उसकी शादी हो सकती है। एक तो डिफरेंस ये है कि 3 माह का डिफरेंस है सिर्फ, जो उसका उससे कम है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि उसने शादी की, अब शादी करने वाली के पहले उसके खिलाफ वो ज़िना करता रहा और बाद में उसने शादी कर ली, और जब ज़िना वाली बात को उसने खुद लीगलाइज कर दिया लड़की ने, उसने उससे शादी कर ली अपनी मर्जी से। हाँ, अगर तो वो उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं की तो वो एक और क्राइम है। एक पहले वो करता रहा और दूसरा उसने अब किया। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त कौन सा लॉ वैलिड है? ये लॉ के 16 साल से कम उम्र लड़की की शादी नहीं हो सकती, या मोहम्मदन लॉ जो कोर्ट है वो कौन से लॉ को प्रेफर करती है? मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जो है मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये है 1929 का। बाद में इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स आई, और अब 2015 में इसको अमेंडमेंट करके, जब ये 18th अमेंडमेंट के बाद उसको कर दिया पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, उसका नाम दे दिया गया। अब उस एक्ट में किसी किस्म की कोई बात नहीं है कि अगर किसी ने शादी 16 साल की उम्र से कम की है तो वो वाइड है, ठीक है। उसमें सजा उसकी जरूर रखी है, वो भी माइनर किस्म की सजा है, कोई सजा है, लेकिन वो शादी बरकरार रही। लेकिन हाँ, और उसमें बिल्कुल कोई रेलेवेंट प्रोविजन इस तरह की नहीं है कि जो ये कहे कि अब ये शादी जो है ये वाइड है
یہ غلط ہے. یعنی اگر کوئی بھی بدماش کسی 12-13 سال کی بچی کو, جیسا کہ سندھ میں اکثر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں, آرزو راجہ کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ ملزم کی عمر 43 سال تھی, بچی کی عمر میڈیکل بورڈ کے مطابق 13 سال تھی, اور ملزم میڈیا کو کہہ رہا تھا کہ میں اس بچی سے بچپن سے پیار کرتا ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بدماش کسی بھی بیٹی کو تاراج کرنے کے لیے آزاد ہے سردار صاحب؟ اس میں اور اس کو اس کیس میں فرق ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ اب اس نے شادی ود کنسنٹ کی ہے, اپنی مرضی سے اس نے شادی کی. ہاں اگر اس نے اپنی مرضی سے نہیں کی تو یہ ایک اور کرائم ہے, اور اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, اپنی مرضی سے بھی کیا وہ 16 سال 13 سال کی بچی کی کیا مرضی ہے؟ ایگزیکٹلی میں آتا ہوں اس پر. 16 سال سے کم عمر کی بچی کیا اپنی مرضی سے بھی شادی کر سکے؟ اس کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنتا نا سر. یہ ایج جو ہے یہ 15 سال 9 ماہ ہے, 22 دن. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت ساری مثالیں آلریڈی جو رپورٹڈ کیسز ہیں جس میں 13-14 سال کی بھی اگر وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہے اور اس کا میڈیکل آیا اور اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں تو وہ شادی. اچھا سردار صاحب, جو کورٹ ہوتی ہے اس کیس کے سرکمسٹانسز کو مد نظر نہیں رکھتی کہ سیشن کورٹ سے جو ہے ضمانت منسوخ ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہوئی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد نکاح کیا گیا ہے اس لڑکی کے ساتھ جس کے ساتھ ریپ کا الزام ہے, تو اس شادی کو ایکسپٹ کرنا ٹھیک ہے سردار صاحب؟ اگر آپ جج ہوتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتا ہوں کہ جو نکاح ہے, نکاح ہمارے قانون کے مطابق دونوں کو, لڑکی اور لڑکے کا, اور اگر وہ بالغ ہیں ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی پابندی نہیں ہے کہ کس سٹیج پہ کوئی کرے گا نکاح اور کس سٹیج پہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات آپ نے جو فرمائی کہ سیشن کورٹ نے آرڈر کیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے, پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کیا. جو گرفتار کرنا ہے وہ انویسٹیگیٹنگ ادارے کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, کورٹ کا کام نہیں ہے. کورٹ نے یا اس کو بیل دینی ہے یا بیل اس کی ریجیکٹ ہونی ہے. کہ یہ پولیس کا کام ہے کہ اس کو کسی کو اریسٹ کرنا یا نہ کرنا ان کا کام ہے. سردار صاحب تھینک یو سو مچ فار کلیئرنگ دس لیگل پوائنٹ آف ویو. اس وقت ٹیلی فون لائن پر اعجاز صاحب بس 1 منٹ میں آپ کے پاس ڈیٹیل میں اس پر آؤں گا کیونکہ آپ کی سے اس کے اوپر بہت زیادہ ہوگی. حماد اسلم میرے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں پروگرام تھانے دار کے. حماد اسلم, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. حماد, یہ جو سارا کیس تھا, جو 15 سال کی بچی جس کے ساتھ باقاعدہ ریپ کا کیس چل رہا تھا اور اچانک پراسرار حالات میں اسی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا گیا, ذرا اس واقعے کی ڈیٹیلز دیں گے آپ تاکہ اس کے بعد اعجاز صاحب جو کہ صوبائی وزیر ہے انسانی حقوق کے رکیت تیمور کے, اس کے اوپر کمنٹ کر سکے. حماد جی بالکل. لاہور کا یہ علاقہ بادامی باغ ہے اور ایک چھوٹے سے گھر پر فرش پر سو کر گزارا کرنے والی یہ فیملی ہے, اور اس کی جو کوثر والدہ ہے متاثرہ لڑکی کی, اس کے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی 3 بچیاں ہیں. اور یہ 3 بچیاں جو تھیں ان میں سے ایک نے جو گھر کے قریب ہی ایک دودھ دہی والی دکان تھی, اس 25 سالہ اس لڑکے کی عمر امانت علی نام ہے اس کا. جی بالکل, امانت علی نام ہے, اور 25 سال اس کی ایج بتائی جا رہی ہے, اور اس کا تقریباً 1.5 سال افیئر رہا ہے پولیس رائے کے مطابق. اور جب یہ افیئر بے نقاب ہوا ان کے والدہ کے سامنے تو اس نے فوری طور پر تھانے میں رابطہ کیا اور اس پر امانت علی کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا. اور جب مقدمہ درج کروایا تو اس کی تفتیش چلی گئی شاہدرہ تھانے میں, جینڈر کرائم سیل جہاں پر خواتین پولیس آفیسر تفتیش کرتی ہیں. تو اس دوران جو متاثرہ لڑکی تھی اور امانت علی جو ملزم تھا, ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر تفتیش کی جاتی رہی. اور یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے جس سے ہوئی ہوتی ہے اور جس نے کی ہوتی ہے, ان دونوں کو سامنے بٹھا کر تفتیش کی جاتی ہے. جو ان کے اعجاز صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے حماد, کیری آن. اور گزرا کہ یہ سامنے بٹھا کر تفتیش نہیں ہونی چاہیے تھی. ایک تو ان کا سوال یہ تھا کہ آمنے سامنے بٹھا کر تفتیش نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال جاتی کی, اور جاتی کے بعد یہ پھر 2 بار اس کی بیل کینسل ہوئی, پولیس نے گرفتار نہیں. اچھا حماد, اس لڑکی کا, اس بچی کا میڈیکل کروایا گیا؟ جی بالکل, اس بچی کا میڈیکل کروایا گیا اور کیس ان کے حق میں تھا, ان کی والدہ کے حق میں جا رہا تھا کیونکہ 2 بار اس کی بیل خارج ہوئی. اور اس میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہوئی؟
बिल्कुल जाति साबित। अच्छा हमाद रुक जाइएगा, हमाद मेरे साथ ही रहिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज प्रोग्राम में आप हमारा साथ दें। एजाज साहब, आप सुन रहे हैं कि जो केस था बच्ची की वालदा के हक में जा रहा था, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो चुकी थी, लाहौर हाईकोर्ट जो है उसकी जमानत मनसूख कर चुकी थी, और ऐसे में जब वो बच्ची घर में अकेली थी, उसकी वालदा और दोनों बहनें घर पर नहीं थी, उसको रोशनदान के रास्ते निकाला गया और उससे निकाह किया गया। एजाज साहब, ये सारा केस आपकी नजर से गुजरा है? जी, ये देखिए बड़ा ये अफसोसनाक वाकया था, और जब ये केस अदालत में गया है तो डेफिनेटली हमें बड़ा इस बात पे था कि बड़ा यकीन था कि यकीनी तौर पर ये ऑनरेबल कोर्ट में गया और इसमें इनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो बदकिस्मती से वो उनको उस तरह इंसाफ नहीं मिल सका जो जिसकी। और फिर देखिए वो इतने बासर लोग थे कि उन्होंने बच्ची को घर से उठाकर फिर उनके साथ निकाह कर लिया। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक केस नहीं जिसकी हमाद साहब बात कर रहे हैं। यकीन करें कि हमारी तो इधर मतलब कि लाइन लगी हुई है। एग्जैक्टली। और यकीन सर, अभी वो आरजू राजा वाला केस जो कराची में है, जिसमें उस बच्ची को दारुल अमान में भेजने का हुक्म दिया गया। आप अंदाजा कर लें कि मैं यहाँ से, मैं चूंकि सूबाई वजीर हूँ पंजाब का हूँ, मैं खुद वहां पे गया। अच्छा। हमने जाकर वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम जाके IG साहब से मिले। हमने कहा देखिए सिंध वाहिद सूबा है जिसमें चाइल्ड रेजिडेंस मैरिज एक्ट जो है वो 18 साल की उम्र के, अब पंजाब में ये 16 साल है। तो देखिए उनका अपने ही कानून को उनकी जो मकामी पुलिस थी उसने हवा में डाल दिया, और 13 साल की बच्ची का निकाह करने के बाद और फिर वो टेस्ट से मसनी हुए। लेकिन मुझे एजाज साहब ये बताइएगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस केस को कराची तक परसू किया। इंसानी हकूक एक सूबे या मुल्क तक महदूद नहीं होते, इंसानी हकूक यूनिवर्सल होते हैं। उस बच्ची ने अदालत के अंदर क्या उस शख्स के हक में बयान दिया इस बच्ची की तरह? देखिए इसमें दो प्रॉब्लम है। एक, सबसे पहले अदालत ने, अब देखिए नादरा का जो बे फार्म होता है उसकी एक अपनी वैलिडिटी होती है, लेकिन अदालत ने उसको भी एक्सेप्ट ना किया। फिर उसका मेडिकल डिटर्मिनेशन के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसमें क्लियर हो गया कि बच्ची 13 साल की है। अब उसके बाद हमारे ख्याल में तो ये था कि देखिए एक माइनर बच्चा है, अब 13 साल की बच्ची की मर्जी, जब आप घर में कहते हैं कि 18 साल को तो उसका ID कार्ड बनता है, 18 साल का हो तो वो वोट कास्ट करने जाता है, 18 साल का हो तो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, लेकिन एक 13 साल की बच्ची को उसकी मर्जी के मुताबिक किस तरह आप दारुल अमान में या उसके शोहर के साथ भेज सकते हैं? और ये केस नहीं है इसके साथ। दिस इज अगेन मॉकरी ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। जी, मैं समझता हूँ अभी 3 दिन पहले हमने एक बच्ची फरा शहीन रिकवर करवाई है जो 12 साल की थी, और पुलिस ने मिल के नीचे, वो जब उनके पेरेंट्स जाते थे उनको भगा देते थे, वो हम तक पहुंचे। मैं खुद वहां पे फैसला। एजाज साहब, आप यकीन करें कि इस वक्त आपकी आवाज में जो दर्द है, हम अक्सर वुज़रा की आवाज में या हुकूमती लोगों की आवाज में बड़ी आम सी संगदिली को महसूस करते हैं, लेकिन आपकी आवाज में जो दर्द है उसने बाकायदा मेरी टोन को मजीद सॉफ्टर कर दिया है। एजाज साहब, इससे लगता है कि आपको वो वक्त भी याद है जब आप वजीर नहीं थे, और वो वक्त भी याद है जब आप वजीर नहीं होंगे। तब तक एजाज आलम ऑगस्टीन जब ह्यूमन राइट्स की चेयर के ऊपर पंजाब में है, तो वो इन मजलूम लोगों के लिए कुछ कर सकता है? जी, मैंने देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद वहां पे गया फैसलाबाद, और वहां जाकर हमने जैसे कि ये केस है जी पर्टिकुलरली। जी हाँ, ये चूंकि देखिए जो केस कोर्ट में चला जाता है उसके लिए हम भी बड़े उस तरह से हम उसमें हमारी मुदाखलत नहीं हो सकती, क्योंकि जारी बात है उसका डिसीजन ऑनरेबल कोर्ट ने करना होता है। तो ये फरा वाले केस में मैं खुद गया CCP, उन्होंने हमसे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो वहाँ की पुलिस है, CPO साहब है, RPO के, उन्होंने हमसे 4 दिन का टाइम लिया, और 4 दिन में वो बच्ची परसों। अच्छा एजाज साहब, एक छोटी सी बात बताइएगा, मुझे साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ याद आ गए, जो मुतासरा गांव में जाकर उस बच्ची के साथ या जिस भी शख्स के साथ ज्यादती हुई थी चारपाई पर बैठकर ताजियत किया करते थे। चले ठीक है कि आपके उनसे सियासी इख्तिलाफात हैं, ये भी ठीक है कि वो एक शोबदाबाजी हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एक सूबाई वजीर या वजीर आला को शख्सी तौर पर खुद क्यों जाना पड़ता है? आपके नीचे जो पूरी मिनिस्ट्री है, उसके जो अफसरान हैं, वो एक ऐसा निजाम क्यों नहीं काम कर रहा कि वो खुद से एक्शन ले और खुद से आपको ये आके बताए कि एजाज साहब हमने ये कर दिया है?
अवैस भाई ये देखें इसमें पूरा सिस्टम चेंज होने की बात है। ये देखें इसमें जुडिशियल रिफॉर्म की भी जरूरत है। इसमें देखिए सबसे बड़ी कानून की देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे जो बड़ी बात है वो फोर्स कन्वर्शन है कि सबसे जो अहम बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिंकल कुमारी का केस है, इसके अलावा बेतहाशा केसेस हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी हमने पंजाब असेंबली लॉ मिनिस्ट्री में भी, पंजाब असेंबली में भी एंटी फोर्स कन्वर्जन का बिल ला रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इस पे कानून साजी कर रही है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये हम पीछे भाग भाग के उस वक्त तक ये भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं जाज साहब आप। देखिए जो भी है, देखिए मेरी बात सुने, जो भी है जारी बात है, किसी ने तो ये करना है। ये देखिए मैं समझता हूं कि इट्स वेरी अप्रिशिएबल बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डेंजरस। आपको पता है कि जो मियां मिट्ठू है वहां पर सिंध में, बदनामे जमाना मशहूर आदमी तो है। मियां मिट्ठू को देखिए, बात सुने, मियां मिट्ठू को प्रमोट कौन कर रहे थे? देखिए मैं समझता हूं कि बेनजीर शहीद जो थी वो इतनी ज्यादा सेकुलरिज्म पे रखती थी, लेकिन वही मियां मिट्ठू उनका इतनी दफा एमएनए रहा है।